देखिए, जज यात्रा को ये शुरू करवाता है और जो भी मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, इस्लामिक हैं, वो हज की यात्रा करने जाएं तो स्टार्टेड हज यात्रा। ये हज यात्रा क्या होती है? पिलग्रिमेज ऑन द कॉस्ट ऑफ ट्रेजरी। शाही खजाने के पैसे पर ये हज की यात्रा का अनुदान देता है, जो आज भी होता है कि हज की यात्रा के लिए कुछ अनुदान मिलता है। अगर कोई मान लीजिए कि उसका जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, हज यात्रा जाने का अगर इच्छुक है और जुगाड़ नहीं कर पा रहा है और उस धार्मिक यात्रा पे जाना चाहता है तो कुछ योगदान दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है तीर्थ स्थान पे जाकर के दर्शन करना चाहता है तो बहुत सारा कैंप लगता है और मदद मिलती है, जैसे भोजन का फ्री व्यवस्था होता है, इस तरीके से। तो हज की यात्रा इसने चालू की 1360 में। फिरोज शाह तुगलक अटैक करता है उड़ीसा में, अटैक्ड ऑन जाजनगर ऑफ उड़ीसा and defeated भीम थर्ड को ये हरा देता है। और उसके बाद पास में ही एक जगह है पुरी, तो पुरी में एक जगन्नाथ टेम्पल है, उस टेम्पल को नष्ट कर देता है। ही डिस्ट्रॉयड द जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को ये ध्वस्त कर देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मंदिरों को ध्वस्त करने वाला तो सोमनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गजनी जो है 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन ये जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर देता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि हु डिमोलिश्ड द जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, तो ऑप्शन होगा, तो उसमें फिरोज शाह तुगलक इज द राइट आंसर। ये जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी भारत के 4 धामों में से एक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुरी और हरिद्वार। 4 धाम ये आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि चारों धामों का जो दर्शन कर लेता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत महान इतिहासकार एल्फिंस्टन और हेनरी एलियट ने कहा है, फेमस आर्टिस्ट, फेमस हिस्टोरियन एल्फिंस्टन and Henry Eliot have praised about Firoz Shah Tughlaq as, इसको इतना महान कार्य करता है, किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा नहीं भड़काता है, दोनों के बीच में एक आपसी समन्वय स्थापित करता है, सबके धर्म को समान रूप से देखता है। तो इसलिए इसको अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड कहा गया। तो सल्तनत काल का अकबर किसे माना गया है, ये प्रश्न पूछा गया है कि हु वाज रिगार्डेड एज द अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। फिरोज शाह तुगलक was regarded as the Akbar of सल्तनत पीरियड। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मोहम्मद शाह जो है उसका नाती रहता है, ग्रैंडसन, वो दिल्ली की शाही गद्दी पर बैठता है। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद उसका लड़का नहीं बल्कि उसका नाती, ग्रैंडसन और फिरोज शाह तुगलक
ascended the throne of Delhi, successor of दिल्ली सल्तनत। तेरह सौ अट्ठासी में तो ये मर जाता है, he died in 1388, और 1388 में ही ये दिल्ली की राजशाही गद्दी पर बैठता है और कुछ ही महीनों के लिए ये राजा बनता है, सुल्तान बनता है। 1388 से 1389 तक मोहम्मद शाह, फिरोज शाह तुगलक का नाती। फिरोज शाह तुगलक के बेटे का नाम रहता है फतेह खान। फिरोज शाह तुगलक के बेटे का नाम फतेह खान और फतेह खान के बेटे का नाम मोहम्मद शाह। तो फिरोज शाह तुगलक का ये ग्रैंडसन, और जब मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो अपने आप को टाइटल्ड हिम सेल्फ गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड। तो इतिहास में गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय किसे कहा गया है? मोहम्मद शाह। तो ये टाइटल लेता है गयासुद्दीन सेकेंड तुगलक, और ये जो है अयोग्य शासक था, दिन भर ये भी खाता था और सोता था, तो ही वॉज इनकम्पिटेंट। तो अयोग्य शासक था ये, और यहाँ के जो नोबल थे तुर्की सरदार, ही वॉज किल्ड बाय तुर्की सरदार। तुर्की नोबल बहुत पावरफुल थे, तुर्की नोबल अभी भी। अबू कर्क जो है तुगलक शाह का अगला, अबू कर्क तुगलक डायनेस्टी का अगला शासक बनता है, अबू कर्क नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ। तो ये 1389 में ही बन जाता है, ये भी अयोग्य रहता है, नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। देखिए ये जो है फिरोज शाह तुगलक का ये ग्रैंडसन होता है, ग्रैंडसन है ये। ग्रैंडसन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। लेकिन ये फतेह खान होता है ना, फतेह खान का ये लड़का है अबू कर्क, फतेह खान। तो ये दिल्ली का सुल्तान बनता है, लेकिन ये कुछ खास काम नहीं करता है। तो उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये फिर से एक नया नाम, हम लोग नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो दूसरे नसरुद्दीन मोहम्मद जो है वो गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी का था, बट ये तुगलक डायनेस्टी नसरुद्दीन मोहम्मद। इसके बाद राजा बनता है, सुल्तान बनता है दिल्ली का 1390 में। 1390 से 1394 तक he was last ruler of तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का अंतिम शासक। अबू कर्क को रिप्लेस करके ये दिल्ली की शाही गद्दी पर बैठता है, ही रिप्लेस्ड अबू कर्क। तो दिल्ली सल्तनत के शाही गद्दी पर अबू कर्क को पदस्थापित करके असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये इसका जो राइन था ये दिल्ली से पालम तक ही था,
जो वर्तमान पालम जो है ये दिल्ली में ही पड़ता है, लेकिन दिल्ली से पालम एयरपोर्ट, आप पालम हवाई अड्डे का नाम सुने होंगे, तो दिल्ली से पालम तक ही इसका शासनकाल था। इजराइल डोमेस्टिक एयरपोर्ट, एयरफोर्स का एक एयरपोर्ट है पालम एयरपोर्ट, तो दिल्ली से पालम तक ही इसका शासनकाल था। और इसी के समय में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर इन्वेंशन, इन्वेजन ऑन इंडिया। ये जो तैमूर था, तैमूर वास्तविक में चुगताई तुर्क था, चुगताई तुर्क, एंड हेड ऑफ चुगताई तुर्क एंड लीडर ऑफ मंगोल्स, मंगोल का नेता था, लीड करता था इन सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में, और इसका बहुत उपद्रव था। तो इसके उपद्रव से भारत परेशान था, और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय जब ये अटैक किया तो नसरुद्दीन मोहम्मद जो है लेफ्ट इंडिया, नसरुद्दीन मोहम्मद लेफ्ट इंडिया, भारत को छोड़कर भाग गया, लेफ्ट इंडिया, भारत छोड़कर चला गया। ये बहुत ही क्रूर और खतरनाक था तैमूर लंग। ये एक पैर से लंगड़ा था, लैम फ्रॉम वन लेग, और एक आंख से अंधा भी था। एक पैर से लंगड़ा और एक आंख से अंधा था, तब इतना उपद्रव किया था। तो अगर फिजिकली फिट होता तो क्या करता? तो नसरुद्दीन मोहम्मद इसके डर से, और जो भी प्रांतीय राजा थे वो तैमूर के भारत आते ही सब अपना राजपाट छोड़ करके भारत से बाहर चले गए, और भारत में रह करके ये बहुत लूटपाट और उपद्रव मचाया। और 15 दिन तक ही रिमेंड, तैमूर लूटेड इंडिया, भारत को 15 दिन तक लूटता रहा, लूटेड 15 डेज इन दिल्ली, और दिल्ली में 15 दिन तक रुककर दिल्ली को पूरा लूट लिया, दिल्ली का शाही खजाना लूट लिया। देखिए तैमूर जब भारत से जाने लगा तो उसके बाद, भारत से जब तैमूर बाहर जाने लगा तो इसने खिज्र खान को अपना गवर्नर अपॉइंट किया, अपॉइंटेड एज गवर्नर। तैमूर ने अपना गवर्नर खिज्र खान को बना दिया और बोला कि तुम यहीं पर रह करके देखभाल करो, और जब ऐसा होगा तो हमको सूचना कर देना, फिर से मैं आ जाऊंगा। तो तैमूर 15 दिन तक लूटपाट करके दिल्ली से गया, और दिल्ली से जाते वक्त अपने खिज्र खान को इसने गवर्नर बना दिया और कहा कि फिर कोई सूचना मिले तो मुझे खबर करना। लेकिन जब तैमूर चला गया तो नसरुद्दीन अगेन केम टू इंडिया, अगेन केम टू इंडिया, भारत में आया, और उसने अपना मल्लू इकबाल को अपॉइंट किया एज वाजीर बनाया, टू हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में उसका सहयोग करेगा। तो इसके लिए मल्लू इकबाल को नसरुद्दीन ने, मल्लू इकबाल को ये अपॉइंट करता है। अब देखिए खिज्र खान और मल्लू इकबाल के बीच में लड़ाइयां होती है। देखिए तो 1412 में नसरुद्दीन की हत्या हो जाती है, मर जाता है, नसरुद्दीन डाइड। अब इधर जो है खिज्र खान और मल्लू इकबाल दोनों की आपस में लड़ाई होती है। खिज्र खान और मल्लू इकबाल के बीच में लड़ाई होती है, और दे फॉट ए बैटल, और इस युद्ध में खिज्र खान जीत जाता है। खिज्र खान ओन द बैटल।
on the battle and established a new dynasty Sayyid dynasty और thus ended तुगलक डायनेस्टी और तुगलक वंश का तुगलक वंश समाप्त हो जाता है और भारत में नए सैयद वंश का प्रादुर्भाव होता है। सैयद वंश की नींव रखने वाला खिज्र खान होता है। तो आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।